Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shaili Gurwani, your chemistry mentor, and we are doing RBSC question bank. So बच्चों क्वेश्चन बैंक में पार्ट ए पार्ट बी हमने कंप्लीट कर लिया था. नाउ दिस इज पार्ट सी. सो क्वेश्चन नंबर 1, राइट टू लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. अब बच्चों ये क्वेश्चन है फ्रॉम चैप्टर सोल्यूशन. हेनरीज लॉ हमने पढ़ा था. अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ठीक है, m प्रोपोर्शनल टू p और m इक्वल्स टू KHP. KH था हेनरी कांस्टेंट. अब हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस क्या है? तो बच्चों हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस तो हम कहेंगे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई. ठीक है, प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई. प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. नाउ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो. भाई अगर इतना कम टेम्परेचर है कि गैस इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं पा रही है तो फिर हेनरी लॉ बताओगे कैसे? प्रेशर का इफेक्ट कैसे बताओगे? तो टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो. ठीक है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, और सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूट. इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए बच्चों. सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, नो इम्प्योरिटी. ठीक है, आपको कोई दो सिचुएशन लिखनी है, दो कंडीशन लिखनी है, और फोर्थ आपको लिखना है गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट. जो गैस सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाती है, जो गैस सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाती है उस पर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होता. तो गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट, यानी उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट गैसियस स्टेट में और एक्वस सोल्यूशन दोनों में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. ठीक है, सो दीज आर सम कंडीशंस फॉर हेनरीज लॉ. आपको एग्जाम में बच्चों दो कंडीशन लिखनी है. नाउ व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? गिव एन एग्जांपल. तो बच्चों ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है. ठीक है, दो सॉल्यूशंस व्हिच फॉलो राउल्स लॉ. तो हमने लास्ट टर्म पे भी था शायद ये क्वेश्चन. जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल, और जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो नॉन आइडियल. तो हम कहेंगे व्हिच फॉलो राउल्स लॉ. which follow Raoult's law are known as ideal solution. ठीक है भाई, तो Raoult's law को फॉलो करने वाला हो गया आइडियल सोल्यूशन. अब आपको पूरा लिखना है बच्चों, पूरे नंबर चाहिए तो एक लाइन तो ठीक है ना. अब Raoult's law क्या था? तो हम कहेंगे P टोटल इक्वल्स टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XP. ठीक है, राउल्स लॉ फॉर लिक्विड सोल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है. नाउ एग्जाम्पल. तो बच्चों आइडियल जो है सिमिलर कंपाउंड को मिलाने से बनते हैं. यानी कि आपने बेंजीन टोलुइन मिला दिया, मिथाइल क्लोराइड मिथाइल ब्रोमाइड मिला दिया, मीथेनॉल इथेनॉल मिला दिया, हेक्सेन हेप्टेन मिला दिया, तो इंट्रैक्शंस एक ही तरह के होते हैं, है ना. तो वो सारे आइडियल सोल्यूशन बनाते. तो एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, एग्जाम्पल में आपने लिख दिया मान लो बेंजीन प्लस टोलुइन. तो बच्चों दोनों एरोमेटिक हैं तो ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे. आपने ऐसे लिख दिया मीथेनॉल प्लस इथेनॉल, तो दोनों अल्कोहल हैं, इंट्रैक्शंस एक ही तरह के होते हैं, तो ये भी क्या करेंगे? आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे. सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट. नाउ Why HCl is more soluble in water than benzene? तो बच्चों HCl तो पोलर है ना, HCl क्या H प्लस Cl माइनस, और वाटर भी पोलर है. तो हमने पढ़ा था कि solubility of gas follows the concept like dissolves in like. तो आपको आंसर क्या लिखना है? We know that solubility of gases in liquid. Solubility of gases in liquid follows the concept like dissolves in like. ठीक है, तो बच्चों like dissolves in like मतलब तो हम कहेंगे
कि HCl हमारी पोलर गैस है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, पोलर पोलर है इसलिए घुल जाएगा। ठीक है, तो आपको लिखना है सिंस HCl इज पोलर इन नेचर and water is also polar in nature. ठीक है, तो बच्चों अगर दोनों ही पोलर हैं, water is also polar in nature, so they are soluble. तो ये क्या हो जाएंगे, तो हम कहेंगे भाई ये soluble हो जाएंगे। बट बेंजीन, तो बेंजीन तो नॉन पोलर है ना। Benzene being non-polar, ठीक है, non-polar, so HCl is not soluble in it. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो बच्चों डिफ्यूजन होता है कोई सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, तब तक मूव करना जब तक कि एक होमोजीनियस सोल्यूशन नहीं बन जाता। जैसे मान लो आपने अगरबत्ती लगाई है ना, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती लगाने से क्या होगा, अगर मान लो फ्रेग्रेंस आती है तो वो पूरे रूम में फैलती, अब वो तब तक फैलती रहेगी, तब तक मूव ऑन होती रहेगी जब तक इक्वल क्या हो जाता, इक्वल स्मेलिंग नहीं हो जाता। ठीक है, तो ऑस्मोसिस सॉरी डिफ्यूजन तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना अंटिल अ होमोजीनियस सॉल्यूशन इज नॉट ऑब्टेन्ड इज डिफ्यूजन। तो आपको लिखना है भाई डिफ्यूजन क्या है, तो डिफ्यूजन है मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन, from its high concentration to low concentration until a homogeneous mixture is not obtained। ठीक है भाई, तब तक चलेगा प्रोसेस जब तक कि होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बन जाता, उसे हम कहेंगे क्या, तो उसे हम कहेंगे डिफ्यूजन। नाउ बच्चों ऑस्मोसिस क्या होता है, तो हम कहेंगे भाई हम जब ड्राई ग्राम्स है, सूखे हुए चने हैं, मटर है ना, ड्राई पीस है या रेजिन है, किशमिश है, उसको पानी में डाल देते हैं तो वो स्वेलअप हो जाती, मतलब वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो में चला गया, फिर पानी बाहर ज़्यादा था, किशमिश में तो क्या है शुगर सॉल्यूशन है ना, तो पानी अंदर कम था तो पानी बाहर से अंदर चला गया, तो वाटर मतलब सॉल्वेंट और रेजिन किशमिश मतलब क्या, शुगर सॉल्यूशन। तो मैं कहूँगी सॉल्वेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चलेगा, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अब चाहे ड्राई ग्राम्स हो, ड्राई पीस हो या रेजिन हो, सबकी एक्सटर्नल लेयर जो है वो बिहेव करती है लाइक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM, तो उसकी तरह बिहेव करती है, इसलिए वो मूवमेंट शो करता है। तो बच्चों अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं लिखा तो ऑस्मोसिस नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टूवर्ड सोल्यूशन। ठीक है भाई, बाहर पानी है मतलब सॉल्वेंट है, और सॉल्यूशन तो हम कहेंगे भाई किशमिश के अंदर क्या है, शुगर सॉल्यूशन ही तो है, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टूवर्ड सोल्यूशन थ्रू SPM। ठीक है, पूरा लिखेंगे हम SPM मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन is called osmosis। ठीक है, तो बच्चों सॉल्वेंट का अपनी हाई कंसंट्रेशन से या सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ मूव करना, अकेला ही है तो कंसंट्रेशन हाई है ना, SPM से उसके थ्रू मूव करना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस। क्लियर। अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ NaCl इज एडेड इन प्योर वाटर व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट मतलब
पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर तुम कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हो या नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस मिलाते हो या नॉन इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हो तो क्या होगा, तो हम कहेंगे देखो पहले सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल थे, है ना। अगर मैंने एक कंटेनर में वाटर ले रखा है, ठीक है, तो बच्चों ओनली वाटर था। अब अगर मैंने इसमें क्या किया, NaCl ऐड कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसमें NaCl ऐड करूंगी तो होगा क्या, NaCl है, शुगर है, यूरिया है, कुछ भी मिलाओ तो बच्चों होगा क्या, तो हम कहेंगे बीच बीच में NaCl के मॉलिक्यूल्स भी तो आएंगे, है ना। भाई सॉलिड मिलाएंगे तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होता है क्योंकि वो तो बीच बीच में आ जाता है, ठीक है। उससे क्या होगा, तो हम कहेंगे देखो पहले ये सारे वाटर मॉलिक्यूल थे तो ये आराम से क्या करते थे, सारे के सारे पूरी सरफेस इनकी थी, ये वेपर बनाते थे। अब क्या होगा, तो हम कहेंगे देखो वाटर तो उड़ जाएगा, NaCl थोड़ा ना उड़ेगा, ये ब्लू वाला मैंने NaCl बनाया, तो हम कहेंगे कि भाई अब ये वेपर तो बनाएगा लेकिन सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल कम है तो वेपर भी क्या होगी, कम बनेगी, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, तो आपको बताना है व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल, मतलब जो खुद वेपर नहीं बनाता, भाई तो उड़ेगा नहीं ना, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, है ना। क्या दिया आपको, वाटर दिया, तो टू प्योर वाटर लिख दो। चलो तो क्या लिखेंगे हम, देन वेपर फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे वेपर तो कम बनेगी, तो वेपर बनेगी कम तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो बच्चों वेपर प्रेशर तो हो जाएगा कम, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। अब वेपर कम बनेगी तो बच्चों लेट बॉईल होगा, है ना। ये तो फटाफट बॉईल हो जाता, सारी वेपर बन रही, यहाँ धीरे धीरे वेपर बन रही है, बीच में तो नमक आ गया तो पानी आराम से उड़ नहीं पा रहा है, तो वेपर धीरे बनेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है। दोनों बातें लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाई हमें पता ही है वेपर प्रेशर तो लोअर हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, आपसे पूछा भी गया उससे व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, है ना। क्यों बढ़ेगा, तो तुम्हें लिखना, अभी तो उसने पूछा नहीं है क्यों बढ़ता है, तो आपको लिखना है देयर आर सम नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, सो दे डू नॉट इवेपोरेट या दे डू नॉट टेक पार्ट इन वेपर फॉर्मेशन, सो लेस वेपर फॉर्मेशन मतलब लेस वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वो बॉइल ही नहीं होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, what is the mass volume percent, write the formula to derive it, ठीक है। अब मास वॉल्यूम परसेंट क्या है बच्चों, तो ये पूछना चाह रहा है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या, तो वेट यानी, तो हम कहेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में होना चाहिए, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन इज कॉल्ड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट या मास वॉल्यूम परसेंट। अब फॉर्मूला बताना है, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, तो बच्चों वेट किसका, तो हम कहेंगे वेट सॉल्यूट का, ठीक है। या मास पूछा है तो मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम किसका, तो वॉल्यूम होना चाहिए सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो मल्टीप्लाई विद 100। नाउ व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके कोर्स में है। वेल तो होता क्या है, तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है,
लेकिन शुगर डालो, यूरिया डालो, ग्लूकोज डालो, नमक डाल दो, अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, है ना। तो नमक आपने डाला तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा सही। अब कितना नमक डालोगे उसके हिसाब से वो बढ़ता चलेगा। थोड़ा सा डालोगे तो बहुत कम इंक्रीमेंट आएगा, थोड़ा और मिलाओ थोड़ा बढ़ जाएगा, और सॉल्ट मिलाओ और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एडेड सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करती है। उसे हम क्या कह रहे हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? तो हम कहेंगे कि दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, दोज फिजिकल properties of solution which depends upon number of moles या amount कह सकते हो बच्चों, number of moles of solute, moles of solute, not their composition. Not their composition are known as colligative properties. अब बच्चों कौन सी होती है? तो हम कहेंगे colligative properties are colligative properties are कौन सी है? तो पहला आपको लिखना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP फुल फॉर्म आप अपने आप लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और सेकेंड है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है। और लिखना है तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और लिखना है तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। दो पूछा है आपको एग्जाम में, दो ही लिखनी है, भूल जाओ शुरू की दो तो ध्यान रखना। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, जो भी याद रहे, ठीक है, या ऑस्मोटिक प्रेशर, ये है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ 18 gram glucose is present in 1 liter water and 12 gram urea is present in another 1 liter water, which will have high boiling point and why? ठीक है। अब बच्चों देखो इधर तो है 18 ग्राम ग्लूकोज, तो भाई 18 ग्राम ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, तो मोल्स निकाल देते हैं हम। तो मोल का फॉर्मूला क्या है? तो हम कहेंगे मोल होता है गिवन मास ग्राम्स के अंदर अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास 18, ग्लूकोज का मोलर मास कैलकुलेट करोगे ना बच्चों, कार्बन का 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 6, तो तुम्हें मिलेगा 180, यानी मोल आया 0.1। सिमिलरली दूसरा क्या है? तो हमारे पास है 12 ग्राम यूरिया, ठीक है। अब बच्चों यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2, ठीक है। मोल बताओ, तो बच्चों मोल वही गिवन मास अपॉन मोलर मास। नाउ गिवन मास कितना है 12, मोलर मास, तो यूरिया का मोलर मास फाइंड करो तो ये हो जाएगा 60। तो बच्चों 12/60 यानी 1/5, ठीक है। तो ये हो गया 0 पॉइंट। अब मोल तो आपने निकाल दिए दोनों के, विच विल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों देखो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? तो मैं कहूँगी भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हालांकि मोलिलिटी के होता है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो भाई दोनों ही 1 लीटर में है ना, ये भी 1 लीटर में, ये भी 1 लीटर में, तो सॉल्वेंट का वेट तो बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर है ही सही, ठीक है। अब जिसके मोल्स ज़्यादा
उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? नाउ ग्रेटर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, greater the number of moles of solute, greater will be boiling point. ठीक है, तो भाई जिसके मोल्स ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अभी देखो ग्लूकोज के मोल तो है 0.1, यूरिया के मोल कितने हैं? 0.2, तो यूरिया के मोल तो डबल है, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो बच्चों अब क्या लिखेंगे हम, है ना? तो हम लिखेंगे सिंस मोल्स ऑफ यूरिया, मोल्स ऑफ यूरिया ग्रेटर देन कौन है? ग्लूकोज। सो यूरिया सॉल्यूशन विल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई, दोनों पानी में है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन मैंने डाल दिया कितना? 18 ग्राम ग्लूकोज, दूसरे में डाल दिया 12 ग्राम यूरिया, तो पानी तो 100 पे ही बॉईल हो रहा था, पर कुछ मिलाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो एलिवेशन बढ़ोतरी होती है, तो जिसमें मोल्स ज़्यादा होंगे उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा। तो हमने देखा यूरिया में मोल्स ज़्यादा है बच्चों, तो मोल्स ऑफ यूरिया ग्रेटर देन ग्लूकोज, सो यूरिया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ग्लूकोज से ज़्यादा हो जाएगा। नाउ कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ M/20 ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सो बच्चों अब गिवन कंडीशन लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर, कंसंट्रेशन दिया है तुम्हें, कितना है? तो कंसंट्रेशन M/20। नाउ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन के लिए 273 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, अब बच्चों ग्लूकोज तो आयंस में तो टूटता नहीं है ना, तो वेंट ऑफ फैक्टर का तो रोल नहीं है, तो सीधा मैं फॉर्मूला लिख दूं, पाई इक्वल्स टू CRT। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, C कंसंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट। तो बच्चों अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ATM में फाइंड करना है तो R की वैल्यू लिखेंगे 0.0821 ATM इंटू लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। नाउ पाई इक्वल्स टू C, तो बच्चों कंसंट्रेशन कितना है? M/20 मतलब 1/20। R की वैल्यू रखनी है 0.0821 और टेम्परेचर कितना है? तो टेम्परेचर है 300। ओके ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, पाई आ जाएगा। अब थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम रहता है भी 0.0821 थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो 0.0821 लिखने के लिए लिख दो, और जब कॉपी में सॉल्व करोगे आंसर, है ना, बुक के पीछे, कॉपी के पीछे, तो 1/12 मान लो, है ना भाई। देखो 0.0821 की जो वैल्यू है बच्चों वो 1/12 ही तो होती है, तो तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब 0.0821 को 1/12 मान के सॉल्व कर लो, अप्रॉक्स आंसर तो आ जाएगा बच्चों, है ना, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो 0.0821 मल्टीप्लाई विथ 300 और डिवाइडेड बाय क्या करना है? 20, तो आपका आंसर आएगा 1.23। सो 1.23 ATM, है ना, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में R की यूनिट मैंने ATM में रखी है, तो आंसर ATM। नाउ राइट वन डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल। 2 बार हो चुका है भी, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल और ना करेगा वो नॉन आइडियल। ठीक है, तो वापस बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, सीधा लिख देना सोल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ। ठीक है, विच ओबे राउल्स लॉ, दैट इज P टोटल इक्वल्स टू P0A XA प्लस P0B XB, है ना भाई। जो इस इक्वेशन को फॉलो कर ले, राउल्स लॉ को फॉलो कर दे, उसे तो हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन, है ना। एंड सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो,
do not follow Raoult's law. ठीक है, that is P total not equals to P naught A XA plus P naught B XB, है ना। तो उसे हम क्या कह देंगे, P naught B XB will be नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो राउल्स लॉ को फॉलो करने वाला आइडियल, ना फॉलो करने वाला हो गया नॉन आइडियल। नाउ अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन and solute interaction is stronger than solute solvent interaction. Which type of deviation shown by this combination? अब बच्चों होता क्या है, तो हम कहेंगे भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, है ना। एक पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और दूसरा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो अब ये उन दोनों में से ही पूछ रहा है ना। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन में शुरू के 3 पॉइंट ग्रेटर होते हैं, 4th पॉइंट लेसर होता है। याद रखने का ट्रिक है ना भाई, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, पी टोटल ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0। लेकिन 4th वाला जो पॉइंट है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज लेसर देन सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, पी टोटल लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, डेल्टा वी मिक्स लेस देन 0, डेल्टा एच मिक्स लेस देन 0, है ना। 3 पॉइंट लेस देन है, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब तुम्हें क्या पूछा है, तुम चेक कर लो। तो भाई ये कह रहा है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट। मतलब कि भाई सॉल्यूट सॉल्यूट आपस में अट्रैक्टेड थे, सॉल्वेंट सॉल्वेंट भी अट्रैक्टेड थे, उल्टा तुमने मिलाया तो अट्रैक्शन कम हो गया। तो बच्चों 4th पॉइंट लेस हो गया, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज लेसर, तभी तो वो स्ट्रॉन्गर है क्योंकि ये लेसर है ना। तो मैंने सॉल्यूट ए और बी को मिलाया तो इंटरेक्शन कम है, मतलब वो दूर हो गए, है ना। तो दूर हो गए मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, एक दूसरे को होल्ड नहीं करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो जल्दी बॉइल हो जाएंगे। तो 4था पॉइंट लेसर है, तो तुम्हें सीधा लिखना है दिस कॉम्बिनेशन विल शो। 4था पॉइंट लेस से मतलब शुरू के 3 पॉइंट ज़्यादा हुए, तो दिस कॉम्बिनेशन विल शो पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, फ्रॉम राउल्स लॉ। चलो अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब बताओ एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या। तो हम कहेंगे भाई 2 लिक्विड को मिलाओ, एक सर्टेन कंपोजिशन, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन बनाओ। ठीक है, तो तुम क्या देखोगे कि जो कंपोजिशन तुमने तैयार किया, मान लो 95 और 5 का तैयार किया है ना, भाई लिक्विड ए 95% है, लिक्विड भी 5% है। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि जब मैं उसको बॉईल करूंगी तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले बॉईल होता था और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो बाद में बॉईल होता था। लेकिन एक ऐसा कंपोजिशन, एक ऐसा पर्टिकुलर कंपोजिशन जो कि एक साथ एक ही टेम्परेचर पे क्या होता हो, बॉईल होता हो, उसे क्या कहेंगे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्लियर। तो तुम्हें क्या लिखना है, मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स एट अ सर्टेन कंपोजिशन, mixture of 2 liquids at a certain composition, which boils at same temperature। अब बच्चों मिलाएं तो 2 जने, लेकिन तुम क्या देखोगे, दोनों एक साथ एक ही टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं, तो which boils at same temperature, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, सेम टेम्परेचर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, जो तुमने पहले रखा
वही कंपोजिशन बाद में भी रहेगा, लिक्विड फेज में और वेपर फेज में, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। इज कॉल्ड एजियोट्रोप, ठीक है। तो एजियोट्रोप या एजियोट्रोपिक मिक्सचर, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। एक ऐसा कंपोजिशन जो एक साथ एक ही टेम्परेचर पे क्या होता है, तो हम कहेंगे एक साथ एक ही टेम्परेचर पे बॉईल होता है। नाउ दो तरह के एजियोट्रोप होते हैं बच्चों, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। तो तुमसे पूछा एग्जाम्पल बता दो, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है, वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा है यानी सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। एग्जाम्पल लिखना है तो इसका एग्जाम्पल लिख दो, इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है। तो इथेनॉल प्लस वाटर एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में 95.5 और 4.5% के आसपास होता है, तो इस कंपोजिशन में ये लोग क्या करेंगे, एजियोट्रोप बनाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। क्लियर? Now write the formula to determine molar mass of solute with the help of osmotic pressure। तो बच्चों सीधा फॉर्मूला लिखना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला था पाई इक्वल्स टू CRT, और दूसरा फॉर्मूला C क्या है, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, मोलारिटी, तो WRT अपॉन MV, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मोलर मास निकालना है, तो आपको M निकालना है, तो M लिख दो, M इक्वल्स टू WRT अपॉन पाई V, ठीक है। तो ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं, ये लिख दो खाली M इक्वल्स टू WRT अपॉन पाई V। अच्छा मेंशन जरूर करना, यहाँ M क्या है, तो भाई M है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। पाई क्या है, तो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। T क्या है, तो T है टेम्परेचर, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और R की वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट के इक्वल, ठीक है ना। और क्या पूछा है, W, तो W है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बच्चों। जब भी फॉर्मूला पूछे तो बच्चों सीधा फॉर्मूला लिखोगे तो शायद नंबर काट ले, नंबर कटवाने नहीं है किसी भी सिचुएशन में, आपको बताना है अभी मैंने फॉर्मूले में जो वैल्यू लिखी है ना उनमें सबका मतलब ये है, ठीक है। तो ये मेंशन करना जरूरी है फुल मार्क्स के लिए। नाउ व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बस सीधा रिलेशन लिखना है। अब X सॉल्यूट क्या है, तो तुम्हें बताना है भाई X सॉल्यूट जो है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और RLVP की वैल्यू है P0 माइनस PS अपॉन P0, ठीक है। RLVP की जो वैल्यू है दैट इज P0 माइनस PS अपॉन P0, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको मेंशन करना है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सो हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ आइसोट्रोपी एंड एनआइसोट्रोपी। तो बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड तो शो करते हैं एनआइसोट्रोपी और अमॉर्फस सॉलिड शो करते हैं आइसोट्रोपी। होता क्या है, तो बच्चों एनआइसोट्रोपी, तो पहले आपको लिखना है एनआइसोट्रोपी शोन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड, शोन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्या, तो बच्चों क्रिस्टल में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है,
तो अगर मैं डिफरेंट प्लेन से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करूं, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, थर्मल कंडक्टेंस, तो मैं क्या देखूंगी, अलग अलग प्लेन से आंसर अलग अलग आएगा, यानी कि एनाइसोट्रोपी। लेकिन अमॉर्फस में कोई अरेंजमेंट है नहीं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में अरेंजमेंट है, तो अगर मैं अलग अलग प्लेन से वैल्यूज चेक करूं तो आंसर सेम आएगा। तो डिफरेंट प्लेन वैल्यूज सेम, आइसोट्रोपी, और डिफरेंट प्लेन वैल्यूज डिफरेंट, तो एनाइसोट्रोपी। तो एनाइसोट्रोपी शोन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखेंगे क्या, तो आपको लिखना है व्हेन सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक, तो बच्चों लाइक में आपको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कंडक्टेंस एटसेट्रा। ठीक है, पूरा लिखे तो थर्मल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एटसेट्रा व्हेन मेजर्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लेन, measured from different plane in crystals, then different values are obtained. Different values are obtained. This is called anisotropy. ठीक है भाई, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड तो शो करेगा एनाइसोट्रोपी, लेकिन अगर मैं नॉन क्रिस्टलाइन की, अमॉर्फस की बात करूं बच्चों, तो वो क्या शो करेगा, देन इट विल शो आइसोट्रोपी। होता क्या है आइसोट्रोपी, तो हम बताएंगे व्हेन दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज आर measured in amorphous solid, in different planes, ठीक है, different planes, then same values are obtained. This is called isotropy. ठीक है, तो इनको डिफ्रेंशिएट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सियल डिस्टेंस एंड एक्सियल एंगल फॉर ट्राइक्लिनिक सिस्टम। तो बच्चों ट्राइक्लिनिक सिस्टम, तो देखो ट्राई मतलब तीन, क्लिनिक मतलब क्लिनिक कब पहुंचेंगे तीन जने, जब आपस में बनेगी नहीं, है ना, तो तीनों जनों की आपस में नहीं बनती, मतलब एक्सियल डिस्टेंस ए बी और सी आपस में बराबर नहीं है, बनती नहीं है ना। एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर नहीं, और वही 90 पे भी नहीं है, कुछ तो सेट कर लेते, अब इनकी आपस में बनती नहीं, ऐसा सिस्टम क्या हो गया, ट्राइक्लिनिक सिस्टम। मोस्ट एसिमेट्रिक सिस्टम भी कह सकते हो। एग्जाम्पल होता है बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड बोरिक एसिड, these are examples of triclinic system. Now draw diagram of Bragg arc method, and of which two metal colloid solution can be prepared by this method. तो बच्चों ब्रैडिक आर्क मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्पर्जन मेथड। ठीक है, ब्रैडिक आर्क तो आपको याद होगा, एक और नाम याद रखना है इलेक्ट्रिक डिस्पर्जन मेथड, या फिर इसका दूसरा नाम है ब्रैडिक आर्क मेथड। ठीक है, अब बच्चों ये मेथड यूज होता है, यूज्ड टू प्रिपेयर कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ। अब सबसे महंगे मेटल कौन से हैं बच्चों, तो हम कहेंगे सबसे महंगे मेटल है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो यूज टू प्रिपेयर कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। दो पूछे हैं, कोई दो लिख देना। ठीक है,
अभी क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो देखो ब्रैडिग आर्क मेथड क्या होता है, तो हम कहेंगे भाई इसमें एक कंटेनर, ठीक है। अब इसमें 2 प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स आर सस्पेंडेड इन अ कंटेनर। जिस मेटल का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है ना, उसी के इलेक्ट्रोड रखने। कॉपर का बनाना है तो कॉपर रख दो, ठीक है। वाटर वेसल है इसे। अब इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करेंगे ना, हम इतना गर्म करेंगे, स्पार्किंग होगी तभी तो मेटल पिघलेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक आर्क। अब मेटल मोल्टन स्टेट में आएगा तो इंस्टेंट कूलिंग करेंगे, तो ये बाहर बना दिया कूलिंग मिक्सचर, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम हो गया। दीज आर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। यहाँ हमने आर्क प्रोड्यूस की है, ये हमारा हो गया कूलिंग मिक्सचर, ठीक है। NaCl वाटर लिख सकते हैं, कूलिंग मिक्सचर। फिर मेटल सॉल्ट तो स्टेबल होता नहीं है, तो स्टेबलाइज करने के लिए हम मिलाते हैं वाटर प्लस KOH। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ब्रैडिग आर्क मेथड। नाउ व्हाई एलम इज एडेड टू वाटर फॉर प्यूरिफिकेशन। तो बच्चों इम्प्योर वाटर जो है, डस्ट है, वायरस है, बैक्टीरिया है, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। एलम मिलाओगे तो वो देगा Al+3 पॉजिटिव आयन। तो नेगेटिवली चार्ज्ड डस्ट पार्टिकल या सैंड पार्टिकल क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को अपनी सरफेस पे डिसॉल्व कर लेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल होती है, अब मिट्टी तो भारी होती है तो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो जैसे ही पानी में एलम मिलाओगे यानी फिटकरी मिलाओगे तो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। तो आपको लिखना है इन इम्प्योर वाटर डस्ट particles, bacteria, virus, etc. negatively charged, ठीक है भाई। डस्ट इन वाटर कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये वाला इम्प्योर वाटर जैसे आप बोल रहे हो ना, जो मूव करते हैं, बिल्कुल बारीक पार्टिकल है, ठीक है। एंड दे एब्जॉर्ब, डिसॉल्व आएगा, एड्सॉर्प्शन होता है। दे एडसॉर्ब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन यानी कि Al+3 फ्रॉम एलम एंड बिकम्स न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। एंड कोएगुलेटेड, ठीक है। प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, कोएगुलेटेड। सो डस्ट सेटल इन वाटर, है ना। तो प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, इसीलिए तो हम क्या मिला रहे हैं, तो इसलिए हम मिला रहे हैं एलम, ठीक है। तो बच्चों डस्ट मिलाने से क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे एलम मिलाने से क्या हो जाएगा, डस्ट पार्टिकल सारे के सारे सेटल डाउन हो जाएंगे। नाउ व्हाई नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। तो बच्चों ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नाइट्रोजन में क्या होता है, तो मैं कहूँगी भाई N�ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो N�ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना भारी है, डबल में और एनर्जी, ट्रिपल में और ज़्यादा। तो भाई नाइट्रोजन में हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N�ट्रिपल बॉन्ड N क्या होगा, तो हम कहेंगे बहुत ज़्यादा एनर्जी तो अवेलेबल ही नहीं होती रूम टेम्परेचर, ठीक है। सो इट इज़ लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, है ना। रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड भी टूट जाए, ठीक है। नाउ व्हाई इनर्ट गैसेस आर लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। तो बच्चों इनर्ट गैसेस लेस रिएक्टिव क्यों है, तो मैं कहूँगी भाई इनर्ट गैसेस नाम ही इनर्ट है, एक तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर IP बहुत ज़्यादा है। भाई कोई बॉन्ड बनाता क्यों है, कोई रिएक्शन क्यों करता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो या तो जरूरत नहीं ऑक्टेट पूरा है, या फिर इलेक्ट्रॉन छोड़े तो हम कहेंगे IP इतना ज़्यादा है, तो भाई ले लो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम है,
तो कुछ है ही नहीं, चॉइस ही नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और ना ही इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है, जगह ही नहीं, तो फिर ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो आपको लिखना है दे आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, या बी का आंसर लिख रही हूँ बच्चों ऊपर, दे आर या इनर्ट गैसेस आर लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अब आपको रीजंस बताने हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहला ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है और फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बॉन्ड बनाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इनका आईपी वैल्यू बहुत हाई है, हाई वैल्यू ऑफ आईपी। तो इलेक्ट्रॉन ले ले तो हम कहेंगे पहली बात तो जगह भी नहीं है और लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो भाई ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, ना इलेक्ट्रॉन छोड़ने की जरूरत है, ना ही शेयरिंग की जरूरत है, तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो लेस रिएक्टिव होना ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आईपी ऑफ ग्रुप 15 इज मोर देन ग्रुप 60 ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो बच्चों ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली, है ना, ग्रुप 15 मतलब क्या हुआ, तो हम कहेंगे भाई ग्रुप 15 यानी नाइट्रोजन फैमिली। अब बच्चों ग्रुप 16, तो ग्रुप 16 क्या होता है, तो हम कहेंगे ग्रुप 16 होता है ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली। अब होगा क्या, तो भाई नाइट्रोजन फैमिली में आपको बताना है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्रुप 15 देखो 15 का 5 फिफ्थ है ये, है ना, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP3, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाउ ग्रुप 16, तो बच्चों यहाँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये है NS2 NP4। अब भाई P में तो होते ही 3 ऑर्बिटल हैं, है ना, और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया तो हाफ फिल्ड हो गया, है ना, सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो मैं कहूँगी भाई यहाँ क्या है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा लैंग्वेज में लिखना बच्चों उसको, है ना, तो हमने ऐसे लिखा है, आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी, पहले इसको एक्सप्लेन करना फिर नेक्स्ट पैरा में उसको एक्सप्लेन करना। तो भाई हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम क्या कहेंगे, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मोर मतलब उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब अगर मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो भाई रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके कंपैरेटिवली, ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, यानी आईपी हो जाएगा मोर। तो बच्चों यहाँ आईपी मोर। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो कंपैरेटिवली क्या है, लेस, हाफ फिल्ड तो है नहीं तो लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, है ना, तो इलेक्ट्रॉन निकालना नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली ऑक्सीजन में इजी हो जाता है। ठीक है, तो आईपी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एक्सेप्शनल केस है, लेकिन हाफ फिल्ड वर्ड नहीं आया, देखो की पॉइंट हाफ फिल्ड है, मतलब एग्जामिनर पढ़ना चाहता है कि तुमने ये लिखा और हाफ फिल्ड लिखा है तो नंबर दे देगा, लेकिन हाफ फिल्ड नहीं लिखा, तुमने लिखा मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो हो सकता है आधा नंबर कट जाए, तो थोड़ा ध्यान रखना है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब बच्चों आपको क्या करना है, कॉपर की रिएक्शन करनी है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और दूसरी बार क्या करना है, तो कॉपर की रिएक्शन करनी है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो देखो कॉपर नाइट्रेट बनेगा दोनों ही केसेस में, यहाँ पे भी कॉपर नाइट्रेट बनेगा, यहाँ पे भी कॉपर नाइट्रेट बनेगा। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि ये क्या हुआ भाई, कॉपर कब से ना हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, कॉपर तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आता है, वो डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, तो हाइड्रोजन वैसे भी बाहर नहीं निकलने वाला, है ना। आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई ये नाइट्रिक एसिड तो है, HIN देगा, इस रिएक्शन में HIN नहीं देगा, यहाँ ये बिहेव कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका काम है कॉपर को ऑक्सीडाइज करना, यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। इन दोनों ही केसेस में क्या है, इन दोनों ही केसेस में +2,
अब याद कैसे रखेंगे रिएक्शन को, तो कॉपर नाइट्रेट तो दोनों में ही बनना है, वाटर भी दोनों में बनना है। अब जहाँ डाइल्यूट है वहाँ गैस लिबरेट होगी NO, और जहाँ कंसनट्रेटेड है वहाँ गैस लिबरेट होगी NO2, और वाटर तो बनना ही है। तो फर्स्ट केस में देखो, जब कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कराते हो तब गैस बनेगी NO, है ना। यहाँ लिख दो 3 कॉपर 8 HNO3, तो यहाँ बन जाएंगे कितने, 3 कॉपर नाइट्रेट, हाइड्रोजन 8 है ना, तो यहाँ बन जाएगा 4 और 6 यहाँ चले गए तो 2। ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन। और कंसनट्रेटेड से रिएक्शन कराओगे तो हम कहेंगे HNO3, कंसनट्रेटेड है तो NO2 गैस निकलेगी, डाइल्यूट था तो NO निकली थी, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस NO2 और वाटर 4 है तो 2। ठीक है, ये आपकी हो गई बैलेंस्ड रिएक्शन। नाउ राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड ब्राउन रिंग टेस्ट, है ना, दोनों पी ब्लॉक के क्वेश्चन है। अब इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, पेयर मतलब एक ऐसा पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, तो बच्चों देखो इन ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16, क्योंकि दोनों में समझाया हुआ है तुम्हारी बुक में, तो ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब 13 में भी होता है, 14 में भी होता है, लेकिन कोर्स में नहीं है। 13 14 तो 11th में थे ना। यहाँ तुम लिख सकते हो इन सम ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, when we move down the group, then in last 3 elements, valence shell increases, valence shell increases 1 by 1 unit, valence shell increases 1 by 1 unit, but nuclear attraction, Na मतलब nuclear attraction increases by 18, 18 and 32 units, 18, 18 and 32 units. So as electrons feel more nuclear attraction, as electrons feel more nuclear attraction. ठीक है, अब तुम्हें लगेगा इतनी रामायण तो याद ही नहीं होगी, तो छोड़ो, कोई बात नहीं, है ना भाई। इनर्ट पेयर इफेक्ट किसी भी ग्रुप के लास्ट 3 एलिमेंट्स में लगता है, किसी भी ग्रुप 15 और 16 में लास्ट के 3 एलिमेंट्स में लगेगा। अब एस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, तो तुम्हें लिखना है टेंडेंसी ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स टू डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। मान लो 1 नंबर का इक्वेशन है तो इतना ज़्यादा आपको नहीं लिखना, आप सीधा ये लिख दो टेंडेंसी ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स टू डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन is called inert pair effect। ठीक है, तो भाई अगर एस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते तो इनर्ट हो गया ना, एक पेयर पूरा का पूरा आपका बैठ गया। अब देखो एस और पी दोनों बाहर निकलते तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती, लेकिन एस को तो आपने पकड़ लिया न्यूक्लियस ने, है ना, क्योंकि इंटरैक्शन बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, तो आप एक लाइन जरूर लिखना बच्चों अच्छे मार्क्स के लिए, on moving down the group क्या होगा, तो हम कहेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि पहले 18 का अट्रैक्शन बढ़ा, फिर 18, फिर 32, तो बच्चों 18 और 18 मिक्स हुआ, फिर 32 और मिक्स हुआ, तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस। सो stability of lower oxidation state increases। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सो नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउन रिंग टेस्ट। अब ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है,
तो देखो ब्राउन रिंग टेस्ट यूज्ड फॉर नाइट्रेट आयन, यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन, प्रैक्टिकल में आपने किया है ना। NO3 माइनस आयन के डिटेक्शन के लिए हम यूज करते ब्राउन रिंग टेस्ट। होता क्या है बच्चों, तो देखो एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब में नाइट्रेट आयन वाला सॉल्ट ले लो, ठीक है भाई, नाइट्रेट आयन का सॉल्ट ले लो। अब इसमें तुम्हें मिलाना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन, है ना, एकदम ताजा बना हुआ FeSO4 सॉल्यूशन, ठीक है भाई, मिला दिया इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन। अब इसमें बच्चों टेस्ट ट्यूब की दीवार के सहारे सहारे आपको मिलाना है H2SO4, ठीक है। अब ये दीवार के सहारे सहारे है ना, बिल्कुल यहाँ से, तो जहाँ ये तीनों सॉल्यूशन मिलेंगे वहाँ बनती है बच्चों ब्राउन रिंग। तो प्रैक्टिकल में आपने किया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है ब्राउन रिंग। कुछ बच्चों की बनती है ब्राउन रिंग, कुछ की नहीं बनती है ना, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। अब होता क्या है, तो आपको लिखना है दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन और टू आइडेंटिफाई नाइट्रेट आयन सॉल्यूशन इन अ गिवन सॉल्ट। होता क्या है, देन व्हेन freshly prepared FeSO4 solution is added to nitrate ion salt and concentrated H2SO4 is added along the wall of the test tube, then at the meeting of these all three solution there is a ring formation which is called brown ring है ना, और this test is called brown ring test। अब है क्या, तो टेस्ट तो ये है, तो बच्चों ये है टेंडेंसी। होता क्या है इस टेस्ट में, तो हम कहेंगे टेंडेंसी या एबिलिटी ऑफ Fe+2 आयन टू रिड्यूस नाइट्रेट आयन, है ना, टू रिड्यूस NO3 माइनस इनटू NO, वो है आपका ब्राउन रिंग टेस्ट। होता क्या है, तो बच्चों देखो नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, Fe+2 ताजा बना हुआ Fe+2 मिला है, Fe+2, और मीडियम कौन सा था, तो हम कहेंगे एसिडिक मीडियम था। तो बच्चों नाइट्रेट जो है वो तो कन्वर्ट हो गया किसमें, NO में, ठीक है। मैं यहाँ 4 H ले लेती हूँ और 3 Fe+2, तो 3 Fe+2 क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, नाइट्रेट से भी एक इलेक्ट्रॉन छोड़वा दो 4, तो 4 H, 4 H न्यूट्रल हो जाएगा, 2 वाटर बन के निकल जाएगा, तो 2 वाटर और Fe+2 ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा Fe+3 में, ठीक है। तो भाई नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, NO में 2 है, रिडक्शन हो गया, और फेरस जो है वो फेरिक में क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब इससे क्या हुआ, रिंग तो नहीं बनी, इसमें कोई रिंग तो नजर नहीं आ रही, तो हम कहेंगे भाई अब ये NO जो है ना, अब कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, चलो। तो बच्चों ये NO इस कॉम्प्लेक्स को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। Fe+2 एक उस सॉल्यूशन में था, FeH2O6+2, ये NO इस कॉम्प्लेक्स में जाके वाटर को रिमूव करेगा, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ बच्चों, FeH2O6+2 था, NO जाएगा इसको डिस्टर्ब करने, ये बना देगा ये कॉम्प्लेक्स FeH2O5, कॉम्प्लेक्स में NO जो है एज अ NO+ आयन प्रेजेंट, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ना बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स है आपका ब्राउन रिंग। ब्राउन रिंग का फॉर्मूला पूछे तो आपको यही लिखना है, ठीक है। सो दिस इज ब्राउन रिंग टेस्ट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, वाई NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बट PH3 डज नॉट। तो बच्चों NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाएंगे, तो हम कहेंगे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ N in NH3 it forms intermolecular hydrogen bond, ठीक है भाई। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनेगा, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होना चाहिए। अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में 3 याद रखने, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्लोरीन के भी 2 कंपाउंड्स में होता है, ठीक है, तो वो कुछ कंपाउंड तो हम कहेंगे FON, इसमें तो होता ही है ना। तो इट फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, बिकॉज NH बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, ठीक है भाई। तो NH बॉन्ड क्या है, पोलर हो जाता है,
इस चक्कर में अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अब पीएच से क्यों नहीं, तो हम कहेंगे भाई पी इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, तो ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पी इन PH3 it is unable to form hydrogen bond. बस। Now write resonating structure of ozone। तो ओजोन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लास्ट में बनाई थी बच्चों, O डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मतलब देखो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, यहाँ 2 लोन पेयर बना दो। अब ये 2 लोन पेयर तो है लेकिन एक लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, तो भाई यहाँ 2 तो ऑलरेडी थे, एक लोन पेयर डोनेशन में आया तो ये माइनस और ये खुद क्या हो गया प्लस। अब ये बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकता था बच्चों, है ना, अगर ये बॉन्ड यहाँ टूट जाए तो ये नेगेटिव, सॉरी इस पे टूट जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना, तो उल्टा शिफ्ट कर देते हैं इसको। क्या करना चाहिए मुझे, अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए तो बच्चों ये हो गया नेगेटिव, ये प्लस माइनस डबल बॉन्ड बना लेंगे तब भी इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बना नेगेटिव, तो 2 लोन पेयर तो ऑलरेडी थे, एक शिफ्टिंग की, अब तुम कहोगे प्लस 2 बार हो जाएगा, तो हाँ सही प्लस 2 बार हो जाएगा, एक बार तो मैं बना ही लेती हूँ, ठीक है। अब पहले जो प्लस था और ये माइनस था, ये दोनों मिलके भी तो डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये तो दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाटर इज लिक्विड एंड H2S इज गैस। तो आपको क्या लिखना है, इन वाटर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो भाई वाटर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये बना रहा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और बना के दिखा दो, HOH, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से हमने क्या देखा, तो हमने देखा वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ गए, है ना, सो वाटर मॉलिक्यूल्स come close to each other, come close to each other and H2O is liquid, ठीक है। अब H2S लिक्विड नहीं है तो नेक्स्ट पैरा में लिखना है, क्या लिखना है, तो ड्यू टू कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर it is unable to form हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही नहीं तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, सो मॉलिक्यूल्स रिमेन अवे फ्रॉम ईच अदर, मॉलिक्यूल्स रिमेन अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अब मॉलिक्यूल बच्चों एक दूसरे से दूर दूर है तो आप क्या कहेंगे, H2S क्या हो जाएगा, गैस, hence H2S is gas। now last question है बच्चों, what is aquaresia and write its use। तो बच्चों aquaresia क्या है, तो aquaresia है 3 पार्ट तो होता है बच्चों HCl, ठीक है, 3 पार्ट HCl प्लस 1 पार्ट HNO3, ठीक है। तो 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 के मिक्सचर, तो हम कहेंगे इस मिक्सचर को हम कहते हैं एक्वारेजिया, ठीक है। अब करता क्या है, तो आपसे यूज ही पूछा है, रिएक्शन तो पूछी नहीं, कंसनट्रेटेड लिख देना, कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3। तो बच्चों ये नोबल मेटल लाइक गोल्ड है, प्लैटिनम है, इनको डिसॉल्व करता है, तो इट इज यूज्ड to dissolve noble metals, ठीक है, noble metals like gold, platinum, etc, ठीक है। तो बच्चों ये भारी मेटल्स जो है, कॉस्टली मेटल्स जो है, उनको घोलने के काम आता है, ऐसे हम बोलते हैं एक्वारेजिया,
तो ये हो गया हमारा, कितने क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन हो गए हमारे पार्ट सी। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, पार्ट सी की और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और बच्चों फ्रेंड्स के साथ वीडियो जरूर शेयर करना, आपने बहुत सारे शेयर्स किए हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़े भी हैं इस वीडियो की वजह से, तो कीप कंटिन्यू। ठीक है, कीप स्टडिंग, कीप शेयरिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।